सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष की इस YouTube की क्लास के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक छोटे से बिंदु के ऊपर अपन बात करेंगे, कोरियोलिस प्रभाव के ऊपर। क्लास में चलते चलते ऐसे ही बच्चे ने पूछा, सर ये कोरियोलिस बल क्या है। मुझे लगा कि इसका एक अच्छा सा वीडियो बना के मैं आप सब लोगों के लिए लेके आऊँ। देखिए, कोरियोलिस बल के बारे में जो 3-4 पॉइंट हैं, उन सारे पॉइंट्स को अपन यहाँ पे मैं सारा का सारा आपको लिख करके और पूरा समझाता हूँ कि ये है क्या। सबसे पहली बात कि कोरियोलिस बल है क्या। तो यहां देखिए, पहली बात हम कर रहे हैं कोरियोलिस बल के ऊपर। तो पहली बात, अगर हम इसको कहें कि क्या है, तो इसके लिए हम कहेंगे यह एक आभासी बल है, स्यूडो फोर्स। यानी ये कोई वास्तविक बल नहीं है, जस्ट एक स्यूडो फोर्स, एक आभास देने वाला बल है। तो जस्ट आपसे पूछा जाए कोरियोलिस बल क्या है, तो एक आभासी बल है। ठीक है। दूसरी बात, खोजकर्ता। तो इसके जो खोजकर्ता थे, जी कोरियोलिस, और 1835 में खोज, और ये वास्तव में जो थे वो थे फ्रेंच इंजीनियर। देखिए, कोरियोलिस फोर्स एक स्यूडो फोर्स है जिसकी खोज 1835 ईस्वी में कोरियोलिस के द्वारा की गई थी, और इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही इस बल का नाम भी क्या रखा, कोरियोलिस फोर्स। फिर इसका प्रभाव, तो इसके प्रभाव के लिए बताया गया कि यह बल पृथ्वी की घूर्णन गति के दौरान, रोटेशन के दौरान उत्पन्न होता है। यानी वास्तव में जब रोटेशन के इफेक्ट देख रहे थे, रोटेशन के बहुत सारे इफेक्ट हैं, लेकिन रोटेशन के इफेक्ट देखते समय ये देखा गया कि रोटेशन के दौरान एक फोर्स डेवलप होता है। वो जो फोर्स है, उस फोर्स को क्या नाम दिया, तो उसको नाम दे दिया कोरियोलिस फोर्स। इसके लिए ये कहा गया कि जब पृथ्वी रोटेशन करती है, इस बल का मान भूमध्य रेखा पर 0, जबकि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यानी इक्वेटर जो है, भूमध्य रेखा के ऊपर जो कोरियोलिस फोर्स है, इसका जो इफेक्ट या इसका जो प्रभाव, इसका जो मान है, वो 0 माना गया है, और ध्रुवों पर ये अधिकतम माना गया है। इसके बाद यह एक विचलनकारी बल है। विचलनकारी यानी डेविएशन, विचलन करता है, डेविएशन फोर्स है। अब ये कैसे डेविएशन करता है, तो इसके लिए वास्तव में एक जो रूल आया था, वो आया था फेरल का नियम। फेरल ने क्या कहा कि वास्तव में
जो कोरियोलिस फोर्स था, इस कोरियोलिस फोर्स का संबंध उस समय देखा गया जब पवनों की दिशाएं निर्धारित की गई। पवनों की दिशा निर्धारित करते समय यह कहा गया कि पवनें सीधे तौर पर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर ना जा करके और वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं और बाईं ओर मुड़ती हैं, और उसके मुड़ने के लिए उत्तरदायी जो फोर्स बताया गया वो फोर्स कौन था, तो वो कोरियोलिस फोर्स था। और इसके लिए फेरल ने एक नियम दिया जिसको फेरल का नियम कहते हैं। इसने क्या कहा, इस नियम के अनुसार पवनें कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये नियम दिया किसने, फेरल ने। देखिए ये सारी बात थी कोरियोलिस फोर्स के लिए। कोरियोलिस फोर्स है क्या, तो एक वास्तविक बल ना होकर के एक आभासी बल है। इस बल की खोज 1835 के अंदर कोरियोलिस के द्वारा की गई थी। ये जो बल है ये वास्तव में जो पृथ्वी की घूर्णन गति है उस घूर्णन गति के दौरान उत्पन्न होने वाला बल है। इस बल का सर्वाधिक मान जो होता है वो ध्रुवों पर होता है, भूमध्य रेखा पर इसका मान 0 होता है। और ये वास्तव में है क्या, एक तो ये एक विचलनकारी बल है जो कि पवनों की दिशा का विचलन करता है, पवनों की दिशा को मोड़ता है। और वो कैसे मोड़ता है, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए फेरल ने एक नियम दिया। इस नियम ने फेरल ने बताया कि पवनें जो हैं वो कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में तो किधर मुड़ जाती हैं, अपनी दाईं तरफ, तथा दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ जाती हैं, अपनी बाईं तरफ। ठीक है, ये तो कोरियोलिस बल की पूरी बात थी जो कि हमें चाहिए इसके बारे के अंदर। अब मैं इसके एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करता हूं। देखिए ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर कोरियोलिस फोर्स को दिखाया गया है। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए कि ये जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर जैसा कि मैंने कहा कि ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के ऊपर ये भूमध्य रेखा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हम कह रहे हैं कि यहां से कोई व्यक्ति जब खड़ा होगा, यहां पर जब कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो इस समय इस व्यक्ति का मुंह भूमध्य रेखा की ओर है, तो इस व्यक्ति की ये जो दिशा है, ये जो दिशा है वो क्या है इसकी, तो ये राइट दिशा है। और ये जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, तो वो इसकी लेफ्ट। ठीक है, और ये कि ये सेम स्थिति जब व्यक्ति कोई इस दक्षिणी ध्रुव के ऊपर, साउथ पोल के ऊपर खड़ा है और इसका मुंह भूमध्य रेखा की तरफ है, तो उस समय इसका ये जो पार्ट होगा वो पार्ट कौन सा हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। और ये जो पार्ट होगा, ये जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी हो जाएगी, तो वो इसकी लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये अगर हम बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है और यहां से कोई व्यक्ति एक बॉल या किसी भी वस्तु को अपने सामने फेंकता है, तो अगर मान लो पृथ्वी एक जगह पर स्थिर है, पृथ्वी रोटेट नहीं हो रही है, तो यहां से फेंकी हुई वस्तु ठीक इसके सामने आकर के और यहां पर गिर जाएगी। ठीक है ना, यहां से फेंकी हुई वस्तु यहां पर गिरेगी अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही, लेकिन ऐसी स्थिति है ही नहीं। पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट हो रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट हो रही है। और इस समय जब ये व्यक्ति यहां से किसी वस्तु को फेंकेगा, तो जब ये फेंकी हुई वस्तु यहां से यहां तक पहुंचेगी, तब तक पृथ्वी आगे जा चुकी होगी और इसकी ये जो फेंकी हुई वस्तु है, ये इस जहां जानी चाहिए थी सिद्ध में, इसके पीछे छूट जाएगी। कारण कि इसने अपनी हिसाब से जैसे फेंकी, जहां आनी चाहिए थी उससे आगे पृथ्वी चली गई और ये आके यहां पे गिर गई। तो इसका मतलब है कि ये जो वस्तु है, ये वस्तु यहां गिरी और ये वस्तु यहां से यहां, का मतलब है कि इस व्यक्ति के किधर रह गई, ये राइट में रह गई। ठीक है, सेम टू सेम चीज अपन इस
साउथ पोल के साथ में लगाते हैं। जब व्यक्ति साउथ पोल के ऊपर खड़ा होगा, यहां से अगर कोई व्यक्ति बॉल को फेंक रहा है, किसी वस्तु को फेंक रहा है, सीधी जानी चाहिए थी एकदम यहां पे, लेकिन चूंकि पृथ्वी रोटेट हुई तो ये फिर वापस पीछे छूटेगी, और पीछे छूटेगी तो ये यहां पर जाकर के गिरेगी, और यहां पर जाकर के गिरेगी। तो इसका मतलब ये जो वस्तु है इस दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अपने किधर मुड़ गई, किधर छूट गई, तो वो अपने लेफ्ट की ओर छूट गई, अपने बाईं ओर छूट गई। ठीक है, वास्तव में इस कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में ठीक दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में ठीक बाईं ओर किसका विचलन होता है? पवनों का विचलन होता है, और इस विचलन को ठीक इस प्रकार से समझाया गया। दूसरी बात बोली गई कि इस बल का मान जो है वो भूमध्य रेखा पर तो शून्य है, ध्रुवों पर अधिकतम है, और इसके बीच में जैसे जैसे ध्रुवों से हम नीचे आते हैं वैसे वैसे इस बल का मान क्या होता जाता है? कम होता हुआ चला जाता है। आप कहें कि ये बल है ही नहीं, वास्तव में ये तो वास्तव में पृथ्वी घूम रही है तो घूम रही है, तो वो चीज क्या हो रही है? पीछे छूट रही है। और बोल दिया क्या कि एक ऐसा कोई फोर्स है जो क्या कर रहा है? इस वस्तु को मोड़ रहा है, इस जो भी आपने चीज फेंकी है यहां से उसको घुमा रहा है। जबकि वास्तविकता क्या है कि पृथ्वी घूम रही है, इस वजह से ये वस्तु पीछे जा रही है, इसलिए इसको एक स्यूडो फोर्स नाम दिया। अगर यहां से कोई वस्तु आप फेंकोगे यहां पर, तो जैसे ही यहां से यहां तक आएगी तो पृथ्वी जितना जाएगी उतना पीछे छूटेगी। आप नीचे आए, मान लो आप 45 डिग्री पर आ गए, अब यहां से किसी वस्तु को फेंकोगे तो यहां से जब आप यहां फेंकोगे तो यहां से यहां आने में ज्यादा समय लगेगा, तो पृथ्वी आगे ज्यादा जा चुकी होगी। यहां से आप यहां फेंकोगे तो कम समय लगेगा, वो थोड़ा कम जाएगी। इसलिए कह दिया कि साहब यहां पर क्या होगा कि यहां पर तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हो तो इस बल का मान घटता हुआ जा रहा है। वास्तविकता क्या है कि जो आप यहां से बॉल फेंक रहे थे, अब यहां पर आप आ चुके तो वो भूमध्य रेखा के निकट आ चुके, और जैसे और निकट आओगे तो और कम, और यहां पर आ गए तो यहां पर कोई प्रभाव ही नहीं है। इसलिए कोरियोलिस बल का मान सबसे ज्यादा कहां पर है? ध्रुवों पर, और शून्य कहां पर होता है? भूमध्य रेखा पर। कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में, अब मैं यूं खड़ा हूं तो उत्तरी गोलार्ध में किधर की तरफ विचलन होता है? दाईं तरफ। दक्षिणी गोलार्ध में किधर की तरफ विचलन होता है? बाईं तरफ। ये सारी बात किसकी थी? कोरियोलिस फोर्स की। तो कोरियोलिस फोर्स नथिंग, ओनली स्यूडो फोर्स। ठीक है ना? तो ये है कोरियोलिस फोर्स की जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी और मेरी जानकारी आपके लिए लाभदायी हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। फिर किसी अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। शुक्रिया।